हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो आपके सोशल साइंस हैं उसके हम PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिकली उसका पहला चैप्टर जो था इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट वो आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आपका जो सेकेंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली है कि कुछ क्वेश्चन हम जो है आप ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, स्मार्ट बोर्ड पे करेंगे और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाकर कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, PYQs करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड किस किस तरीके से पूछता है। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, disguised unemployment is a situation in which more people are employed on a job than the required number। disguised unemployment का मतलब है कि कोई ऐसी जगह जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग हैं, वहां पर जरूरत से ज्यादा लोग हैं, मतलब अगर मान के चलिए एग्रीकल्चर में मतलब कहीं पे खेती हो रही है और कोई खेत है किसी किसान का और वहां पर कोई खेती के रिलेटेड एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए वहां पे 2 लोगों की जरूरत है पर वहां पे जाके काम कितने कर रहे हैं? 5 लोग। काम कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की, लेकिन वहां पे गए कितने लोग हैं काम करने के लिए? 5 लोग। तो वो जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं वो नहीं भी होते तो काम हो जाता। तो इसे ही कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्टर्स, हाउ मेनी पार्ट इन द इंडियन इकोनॉमी डिवाइडेड। ठीक है, कितने सेक्टर क्या होता है और इंडियन इकोनॉमी कितने सेक्टर में डिवाइडेड है। तो द वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पीपल, सो टू क्लासिफाई द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप वी यूज द सेक्टर ऑफ क्लासिफाइंग। अब देखिए इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा यहां पर वेरिएशंस हैं, बहुत टाइप के लोग होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो बेसिकली जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला आपका प्राइमरी जो आपके नेचर वगैरह से रिलेटेड होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका, एनिमल हस्बेंड्री टाइप की चीजें हो गई वो। दूसरा होता है आपका क्या, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें आपका इंडस्ट्रीज वगैरह होती है। और थर्ड क्या है आपका टर्सरी या फिर सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया आपका, हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह, क्या है आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो 3 पार्ट में डिवाइड है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑल्सो कॉल्ड द राइट टू वर्क, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। सबसे पहले तो आपको MCQs के लिए ध्यान रखना है कि MG नरेगा किस ईयर में आया था, तो 2005 में। अब ये देखते हैं कि MG नरेगा के अंदर है क्या क्या। बहुत बार रिपीट हुआ है 2015, 14, 13 में। ठीक है, तो every state or region in India has potential for increasing the income and employment in that area. Recognizing this, the central government in India has passed an act called the National Rural Employment Guarantee Act 2005। अब क्या था कि इंडिया में वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट की इशू बहुत ज्यादा रहता है, तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी जो लोअर क्लास के लोग हैं, मतलब बेसिकली जो लेबर वगैरह हैं, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं उनके लिए एक्ट पास किया था ताकि उनको एक जॉब की सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, मतलब पूरे साल में उनका ठीक ठाक, मतलब अगर कुछ ना भी हो तो गवर्नमेंट एक टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, जैसे कि टू
इंप्लीमेंट द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया, मतलब 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करी गई थी। इसमें बेसिकली ये था कि साल के अंदर, एक साल में 100 दिन को आपको गारंटी जो है वो जॉब देंगे। कितनी? एक साल में, यानी 365 दिन में से 100 दिन तो हम आपको काम देंगे ही देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स। दूसरा, अगर नहीं देते, अगर हम 100 दिन का काम नहीं दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको वेजेस मिल जाएंगे। क्लियर? तो 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट फेल्स इट ऑफर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, मतलब जो भी उनका वेजेस वगैरह बनते थे वो गवर्नमेंट वापस उनको प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो गिव प्रेफरेंस टू द टाइप ऑफ वर्क दैट विल हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। बेसिकली क्या होता है कि रूरल एरिया में जो परचेजिंग कैपेसिटी है या परचेसिंग पावर है वो लोगों की इंक्रीज करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो क्लियर है। एमजी नरेगा बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि एमजी नरेगा कब आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पहले इसका नाम नरेगा था, 2009 के आसपास इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और इसका नाम चेंज करके क्या हो गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मतलब जो आपका एग्रीकल्चर है वो आपका क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि चीजें जो है वो प्रॉपर मैनेजिंग के हिसाब से नहीं चलती। उसमें क्या होता है, वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता, वेजेस फिक्स नहीं होते, जो हॉलीडेज है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप की थोड़ी इरेगुलरिटीज होती है वहां पर। ठीक है, देखते इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया बिकॉज देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर। यहां पे कोई भी वर्किंग आवर नहीं होता। अगर जो किसान होते हैं उनका कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं होता है, वहां पे कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है वहां पर। ठीक है, आगे क्या है कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द लेबरर्स आर नॉट फॉलोड। मतलब जो भी वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा लेबर्स के लिए, जो वर्किंग पीपल है उनके लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो चीज इस यहां पर फॉलो नहीं होती या फिर यहां पर वो इंप्लीमेंट नहीं होती। एग्रीकल्चर लेबर आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड आर नॉट पेड ऑफ फेयर वेजेस। यहां पे जो लेबर काम करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर मतलब खेतों में जो लेबर काम करते हैं उनको कोई फिक्स वेजेस नहीं दिए जाते, कोई फिक्स आवर भी नहीं होता उनका। ठीक है, तो वहां पर भी वहां पे एक्सप्लॉइटेशन होता है इनका। एग्रीकल्चर लेबर डोंट गेट एनी अदर बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द डेली वेजेस, समटाइम्स दे डू ओवरटाइम विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, यहां पे तो कोई देखने नहीं जा रहा, वहां पर कोई चेकिंग नहीं होती, तो वहां पर क्या होता है कि कितना मर्जी भी उनसे काम करा लिया जाता है। ठीक है, वेजेस जो है वो आपस में डिस्कस करके हो जाता है, उनका कोई फिक्स नहीं देते वहां पर कि भाई जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है उन्हें कि डेली वेजेस पे इतना मिलना चाहिए, वहां पे नहीं मिलता। क्लियर है? तो इसलिए जो आपका एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द इकोनॉमिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, मेंशन द मेन फीचर ऑफ ईच। 3 सेक्टर मैंने आपको बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसे लास्ट वाले को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो 3 पार्ट में है, एक एक करके देखते हैं हम इसका। पहला होता है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। मतलब प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें बनती हैं या वो चीजें उगाई जाती हैं, ठीक है, जो आगे वाले सेक्टर को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्री हो वहां पे रॉ मटेरियल तो चाहिए, और वो रॉ मटेरियल कहां से आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर से आता है। क्लियर?
Since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called sector for agriculture and related activities, जैसे स्टोन क्वायरिंग हो गया आपका, एनिमल हस्बेंड्री, नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है इसमें सारी की सारी काउंट हो जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका, फिशिंग हो गई आपकी, ठीक है, और क्या कहते हैं नॉर्मल आपकी फार्मिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीजें कहां पर आती है आपकी प्राइमरी सेक्टर में। दूसरी क्या आपकी सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर कवर एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सिंपल एक इंडस्ट्री बीच में आ गई, अब वो क्या लेती है, रॉ मटेरियल लेती है, मैन्युफैक्चरिंग में फिर क्या उस जो रॉ मटेरियल था उसको फिर फाइनल गुड में वो चेंज कर देती है, जो यूज हो जाती है, फाइनली कंज्यूम की जाती है, तो वो कहां होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, इट कैन टेक प्लेस इन अ फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट दी होम, कहीं भी हो सकता है, मेनली इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, बड़ी इंडस्ट्री हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका सेकेंडरी सेक्टर का, स्पिनिंग यम फ्रॉम कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट। अब जो आपका क्या होता है खेतों में जो आपका कॉटन उगाया जाता है, उस कॉटन को फिर हम लाते हैं कहां पर, वो क्या कहते हैं प्राइमरी सेक्टर से आता है और रॉ मटेरियल होता है, फिर वो इंडस्ट्री में जाता है, उनसे धागे वगैरह बनते हैं, फिर धागे से क्या बनता है वहां पर कपड़ा बनता है, और कपड़े से फिर क्या फाइनली बनता है शर्ट वगैरह या पैंट वगैरह, जो कुछ भी होता है वो कपड़ा तैयार कर लिया जाता है और फाइनली वो कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये काम करता कौन है, ये काम कौन करता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन उगाना एक प्राइमरी सेक्टर में आता है, और शुगर केन से फिर शुगर बनाना वो कौन करता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, लास्ट है आपका टर्सरी सेक्टर, और दूसरा नाम क्या है सर्विस सेक्टर। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या सर्विस सेक्टर, मतलब लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे स्कूल वगैरह हो गए, हॉस्पिटल वगैरह है, या आपको कुछ बना के नहीं देती, ठीक है, या आपको क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हो गया, आपको क्या करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, तो टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, बेसिकली वो चीजें आती हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, आर्मी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सारे किस में आ रहे हैं आपके टर्सरी सेक्टर में। क्लियर, हेलो 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 तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में एक साल के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज तीनों सेक्टर को मिलाकर प्रोड्यूस हुए हैं उनकी टोटल वैल्यू। दोबारा रिपीट करता हूं, जीडीपी का मतलब है किसी कंट्री के अंदर में एक फाइनेंशियल ईयर में तीनों सेक्टर को मिलाकर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू उस कंट्री की जीडीपी कहलाती है। क्लियर, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इच सेक्टर विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। आगे चलते हैं, दिस इंडिकेट हाउ बिग द कंट्रीज इकोनॉमी। जितनी बड़ी जीडीपी होती है, जितनी ज्यादा जीडीपी होती है उतनी बड़ी कंट्री होती है। क्लियर, GDP is measured by the central government ministry. This ministry, within the help of all the Indian states and union territories, collect information related to total volume of goods and services and their prices and then make the estimate of the GDP. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो जितने भी स्टेट हैं उनसे गुड्स और सर्विसेज का डाटा लेकर पूरा का पूरा जो है वो एस्टिमेशन तैयार करती है कि कितने गुड्स और सर्विसेज सारे स्टेट और यूटीज को मिलाकर हुए हैं, उनकी फाइनल वैल्यू। क्लियर सारी चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सर्विस सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर। ठीक है, मतलब तीसरे नंबर की जो हमारा सेक्टर होता है टर्सरी सेक्टर, उसकी इंपॉर्टेंस। दूसरे तरीके से इसको पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि एक्सप्लेन रीजन फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर। दोनों का सेम आंसर है, देखते हैं। टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन राइजिंग डे बाय डे। बढ़ती जा रही है इसकी डिमांड। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर द सर्विसेज। अब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जितनी ज्यादा ग्रो करेगी उतनी ज्यादा फैसिलिटी, उतनी ज्यादा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा बढ़ता है तो सामान को ले जाने और ले आने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज होगा। क्लियर। दूसरा, अगर आपका इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं तो जहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके आसपास आपके गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहां पर बहुत सारी शॉप्स वगैरह होती है, मॉल्स होते हैं आपका, इस तरीके से बहुत सारे वहां पर ट्रांसपोर्ट चलते हैं वहां पर। तो जितनी ज्यादा आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा उतना ही ज्यादा जो है आपकी सर्विसेज की डिमांड होंगी और इसलिए आपका टर्सरी सेक्टर जो होता है वो ग्रो होता है। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। टर्सरी सेक्टर हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, बिकम वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। मतलब ये जितने भी आपको अभी मैंने नाम बतलाए, गिनवाए आपको, ये सारे क्या है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली। तो अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होता है तो ये सारी की सारी सर्विसेज भी आपकी सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ेगी और इसलिए आपका टर्सरी सेक्टर जो है वो ग्रो होता है। समझ आ गया होगा ये। अब आगे चलते हैं। Even development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade and storage। पहली बात हो चुकी है हमारी। With the rise in income, demand for more services is rising. For example, eating out in restaurant, tourism, malls and shopping complexes, school, professional training। ठीक है, अगर कंट्री ग्रो हो रही है, डेवलप आ रही है, यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी एवरेज इनकम लोगों की बढ़ रही है और परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या, उन्हें और ज्यादा सर्विसेज चाहिए। जब और डिमांड आ रही तो यहां से सप्लाई की जाती है, जितनी ज्यादा सर्विसेज की डिमांड उतनी सप्लाई। क्लियर। न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न डे ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आजकल हर चीज, ऑलमोस्ट हर चीज डिजिटल हो चुकी है, तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ चुकी है आपको। क्लियर। अनफॉर्चुनेटली द रैपिड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया हैज नॉट येट शोन द एक्सपेक्टेड कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब टर्सरी सेक्टर हमारी जीडीपी में तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है बट इंप्लॉयमेंट देने में नहीं। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। अब हमने प्रॉब्लम की तो बहुत सारी बात कर ली कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बट उसका सोल्यूशन देखते हैं। ways to provide more employment opportunities in rural area देखते हैं। पहला, promote and locate industries and services
इन सेमी रूरल एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। से विलेज और रूरल साइड में क्या प्रॉब्लम होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर वहां पे हम छोटी मोटी फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करते हैं या बढ़ावा देते हैं स्टैब्लिश होने में, ठीक है, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे वहां पर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अगर एक शॉप खुलती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से आपकी मार्केट बन जाएगी। अगर मार्केट बनेगी तो उसके आसपास के रोड बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा? वो आपका डेवलप होगा। तो बेसिकली क्या है, हम वहां पर जो आपका सेमी रूरल एरिया होता है वहां पर हम जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज हैं, उसको ग्रो करेंगे या फिर ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एग्जांपल के लिए सिटिंग अप अ दाल मिल, ठीक है, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, स्टार्टिंग ऑफ प्रमोटिंग हनी कलेक्शन। अगर वहां पर दाल की मिल, मतलब दाल जहां पे पिसता है, ठीक है, दाल की मिल अगर ओपन हो रही है तो वहां पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज भी होगी। क्योंकि अगर दाल की मिल बनती है तो जो फार्मर्स हैं वो आके बेचेंगे इस कंपनी को, वो कंपनी स्टोर भी तो करेगी, स्टोरेज फैसिलिटीज अलग से होगी। अब स्टोरेज फैसिलिटीज अलग से बहुत सारी होती है, तो इससे क्या हो जाएगा? इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा स्टोरेज फैसिलिटीज से, और फिर वो दाल मिल भी अपना चलता रहेगा बढ़िया से। और प्रमोटिंग हनी कलेक्शन, ठीक है, मतलब रूरल एरिया में जो आपका फिशरीज हो गया, आपका हनी कलेक्शन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, ये सबको अगर प्रॉपर तरीके से ग्रो किया जाए तो यहां एम्प्लॉयमेंट यहां पर भी जनरेट हो सकती है। बट गवर्नमेंट है वो थोड़ी एफर्ट लगा भी रही है, और जो फार्मर्स हैं हमारे उनको सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है, तो चीजें थोड़ी फ्लरिश हो रही है। बट हमें अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्लियर? आगे देखते हैं। प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर द सेम। ये जो आपने देखा ऊपर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सबको ओपन करने के लिए जो है वो हमें लोन प्रोवाइड करने चाहिए। क्योंकि हर किसी के पास कैपिटल तो है नहीं, तो गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्प कर रही है, तो इससे क्या होंगे? वहां के जो फार्मर्स वगैरह हैं वो थोड़ी मोटिवेट होंगे। ठीक है, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी और थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी, जिससे वो क्या करेंगे? वो इन चीजों पे भी ध्यान दे पाएंगे, खेती के अलावा इन चीजों पे भी अपना ध्यान दे पाएंगे। द गवर्नमेंट बैंक कैन प्रोवाइड लोन फॉर चीप रेट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स टू इंप्रूव देयर irrational facilities so that they can get 2 or 3 crop a year instead of 1। अब पहले जो होता था वो 2 टाइप की खेती होती थी, खरीफ और रबी। जो आपका समर सीजन में होता था वो खरीफ होता था, समर में कह सकते हो, या फिर आपका जो रेनी सीजन होता वहां पे खरीफ, और विंटर में आपकी क्या होती थी? रबी। बट जब से आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? आपकी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, तो जो आपकी मशीनरीज वगैरह, मतलब हर चीज के लिए मशीनरी यूज होती है, तो मशीनरी यूज होती है, उससे क्या होती है? टाइम की बचत होती है। तो हम जल्दी उसको बुआई वगैरह भी कर देते हैं और जल्दी उनकी कटाई भी हो जाती है। तो दोनों फसलों के बीच में, खरीफ और रबी के बीच में हमें कुछ टाइम भी मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं। और उस टाइम कौन सी फसल उगाई जाती है? ज़ैद फसल। क्लियर? तो उस चीज को भी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है बेसिकली। ठीक है, दस मोर पीपल कैन एम्प्लॉयड इन द सेम फील्ड। आगे देखते हैं। इफ मोर डैम्स आर बिल्ट एंड कैनाल वाटर इज प्रोवाइडेड टू ऑल द स्मॉल फार्मर्स, देन अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, जो खेती करना होता है, जो फार्मर्स होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बदले में उन्हें बहुत कुछ ज्यादा नहीं मिलता। वो लगाते भी हैं, खेती करते समय बहुत सारा अपना पैसा लगाते भी हैं, और बट उनकी गारंटी भी नहीं होती। बारिश ज्यादा हो गई, बारिश कम हो गई, तो वो सारी भी प्रॉब्लम होती है, नेचुरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तब कोई सिक्योरिटी नहीं है इस चीज की कि अगर उन्हें फसल उगाई है तो उन्हें
आगे जाके मतलब प्रोड्यूस होगा ही वो, मतलब वहां से वो फसल का उन्हें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है वहां पर, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर जैसे रेनी सीजन होता है उसकी डिपेंडेंस थोड़ी सी कम कर दें, इसके लिए क्या करेंगे हम, कैनाल्स वगैरह बनाएंगे, डैम्स बिल्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर में थोड़ी सी बूम आएगा, ठीक है, उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बारिश पर अब डिपेंड नहीं रहना, नहर जा रही है, वहां से जो भी इरिगेशन के लिए पानी चाहिए वो आराम से ले लेंगे। क्लियर? इफ मोर मनी इज स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, then not only small farmers will be benefited but many more people can be employed in transport storage sector। इस स्टोरेज सेक्टर वगैरह बनती है, अगर स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह बनती है, जैसे एफसीआई होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है, अनाज को स्टोर करने का, स्टोरेज फैसिलिटी है बेसिकली यहां पर, ठीक है। तो एफसीआई में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, यानी यहां पर भी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। क्लियर? इन्वेस्टिंग मोर इन टूरिज्म एंड एम्प्लॉइंग मोर यूथ इन दिस सेक्टर। अगर टूरिज्म में हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली टूरिज्म के बारे में बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जो हमारे यूथ्स हैं उनको बताया जाता है कि टूरिज्म में कितनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं, तो अगर बताएंगे जो हमारे यूथ वगैरह हैं वो उस तरफ भी शिफ्ट होंगे टूरिज्म की तरफ, तो वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो कुछ यहां पे रीजन दिए हुए हैं जिससे हम रूरल और जो आपका अर्बन एरिया है वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी जनरेट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बी जनरेटेड इन द टूरिज्म एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, क्या मतलब कि जो आपका टूरिज्म और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वहां पर इंप्लॉयमेंट कैसे मतलब इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसे वहां पे ज्यादा है। तो यहां पे देखते हैं, पहला, गवर्नमेंट शुड इनकरेज टूरिज्म बाय प्रोवाइडिंग मोर फैसिलिटीज टू दी टूरिस्ट। अगर कोई टूरिज्म पे जा रहा है और वहां पे रहने की, खाने की, ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर फैसिलिटीज है तो ऑब्वियस सी बात है वो जगह प्रमोट होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी इस रिगार्डिंग जो है वो स्टेप उठाने चाहिए। ठीक है, आगे है, मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया इज वेरी चीप एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। जैसे बहुत सारे, अब दिल्ली गवर्नमेंट देखोगे तो वहां पर मोहल्ला क्लिनिक वाला स्कीम है जिसमें आप वहां पे फ्री में जाके अपना चेकअप वगैरह भी करा सकते हो और दवाई मेडिसिन वगैरह भी मिल जाती है। तो इंडिया में बाकी जगह से तो मेडिकल फैसिलिटी चीप तो है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जिसमें आप फ्री में भी इलाज करा सकते हैं। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी मर्ज्ड इन मेन स्ट्रीम एजुकेशनल पैटर्न। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या, स्किल सिखाना लोगों को, बहुत टाइप की स्किल, बहुत सारे क्या आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं जैसे आपका रिटेल वगैरह है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये कोर्सेज अगर हम सिखाएंगे तो उस बेस पे आगे जाके लोगों को जो है वो जो है जॉब मिल पाएगी, क्योंकि आज के टाइम में स्किल की ज्यादा डिमांड है। आपको उसमें उसके रिगार्डिंग थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है नहीं है वो ज्यादा मैटर नहीं करता। मेन ये करता है कि आपको वो काम आता है कि नहीं, उसकी स्किल आपके पास है या नहीं, उस चीज की ज्यादा डिमांड होती है। इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह देना चाहिए और उसको मेन स्ट्रीम मतलब उसको एक्स्ट्रा कोर्स में ऐड ना करके मेन स्ट्रीम में ऐड करना चाहिए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क शुड बी प्रमोटेड और इस रिगार्डिंग बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने चाहिए, गवर्नमेंट को करने चाहिए, जिससे और ज्यादा हमें जो है वो आइडिया मिल पाए कि और किस किस तरीके से हम जो है वो मार्केट को फ्लरिश कर सकते हैं या फिर नए नए सेक्टर या नए नए कामों को बनाया जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट शुड बी सेटअप मोर टेक्नोलॉजी पार्क्स। ठीक है, जहां पे लोग अपना काम कर सके। नेक्स्ट है आपका, व्हाई इज टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया। ठीक है, वही बात है आपकी किसकी, सर्विस सेक्टर की। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन 2008, 9, 11, 12। ठीक है,
देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला है बेसिक सर्विसेज। इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। मतलब ये आपके क्या था, पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर था। मतलब सर्विस सेक्टर के सारे एग्जाम्पल थे जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज in a developing country. The government has to take the responsibilities for the provision of this services. मतलब जो आपके डेवलपिंग कंट्री है वहां पे इन सर्विसेज की जिम्मेदारी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, as more and more people are being employed to provide the basic services to the people, the share of the tertiary sector in the GDP इज इंक्रीजिंग। ठीक है, या विल इंक्रीज। मतलब जितनी ज्यादा सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या होगी, जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड। All these are under the tertiary sector। ठीक है, मतलब जितना अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया। किस तरीके से जो टर्सरी या सर्विस सेक्टर है उसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ी है, वो देखते हैं कैसे। पहले का बेसिक सर्विसेज देखते हैं। जैसे बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल हो गए, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्कूल वगैरह, पोस्ट हो गए, टेलीग्राफ सर्विसेज हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, कोर्ट हो गया आपका, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द बेसिक सर्विसेज। In a developing country, the government has to take the responsibilities for the provision of these services। ये आपको जितने भी है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, डिफेंस, एमसीडी वगैरह, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें ये क्या आपकी बेसिक सर्विसेज में आती है। और डेवलपिंग कंट्री में इन सारी सर्विसेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ही इन सारी चीजों को हैंडल करती है, रन करती है। ठीक है, as more and more people are being employed to provide the basic services to the people, the share of the tertiary sector in the GDP will increasing। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जितना ज्यादा सर्विसेज की डिमांड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका टर्सरी सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो ज्यादा होगी। क्लियर। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड। ऑल दिस आर अंडर द टर्सरी सेक्टर। जितना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज बढ़ेगी वो सारा किस में आ जाएगा, आपका सर्विस सेक्टर्स वगैरह में ही आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, मोर इनकम मोर सर्विसेज। मतलब अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम अगर ज्यादा है, यानी लोगों के पास पैसा है तो परचेजिंग पावर ज्यादा होगी और लोग क्या करेंगे, मार्केट में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, मतलब अगर उनके पास पैसा है तो सर्विसेज ज्यादा वो खरीदेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर उनके पास पैसा है तो बहुत सारी सर्विसेज को खरीदेंगे। ठीक है, इससे बढ़ेगा क्या, टूरिज्म बढ़ेगा, शॉपिंग सेंटर बनेंगे, स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर, बैंक्स वगैरह, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ेंगे। और ये सब किस चीज में आते हैं, आपका टर्सरी सेक्टर में। तो लोगों के पास पैसा है, पैसा वो यहां खर्च होगा।
ठीक है। और ये चीजें कहाँ आएंगी आपके टर्शियरी सेक्टर में, इन सब चीजों की क्या होगी, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी जीडीपी में, ठीक है। न्यू सर्विसेज with modernization and globalization, some new services based on the information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. ठीक है, जैसे न्यू सर्विसेज आती हैं, जैसे नेट आया था, इंटरनेट, तो न्यू टेक्नोलॉजी थी। जैसे ही इंटरनेट इंडिया में आया, फ्लरिश हुआ, उसी के बेस पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी ओपन हो गई, ठीक है। एक नई टेक्नोलॉजी आई इंटरनेट, और उसकी वजह से पूरी की पूरी सिनेरियो ही चेंज हो गया। बहुत सारी जो थी कंपनियां खुलने लग गई और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई थी, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज इंपॉर्टेंट मतलब आपकी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो टर्शरी सेक्टर है उसकी डिमांड बढ़ने लगी और उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ता ही गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो सेक्टर आपका, जो इंडस्ट्री आपकी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, वो आपकी किस में आएगी, ऑर्गेनाइज में। जो आपकी गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपकी किस में आएगी, अनऑर्गेनाइज में, ठीक है। अगला, द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। यहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इरेगुलर रहती है, जैसे फेरी वाले हो गए, उसके बाद ऑटो रिक्शा वाले हो गए, प्राइवेट बस चालक हो गए, ये सब किस में आएंगे, अनऑर्गेनाइज में आएंगे आपके, ठीक है। फार्मर्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, अनऑर्गेनाइज में। यहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं होती, लेकिन जो आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, यहां पे एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है आपकी, ठीक है। द सेक्टर इज गवर्न्ड बाय द वेरियस लॉ सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट। मतलब यहां पे रूल और रेगुलेशन, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल और रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। यहां पर कोई भी रूल रेगुलेशन जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है। अगला है, दिस सेक्टर इंक्लूड्स बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल। यहां पर क्या आएगा आपका, इस सेक्टर में आपके क्या आएंगे, जो हम आपको पहले बताया था, छोटी छोटी किराने की शॉप होगी आपकी, ठीक है। ऑटो चालक हो गए, रिक्शा चलाने वाले लोग हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपका बस ड्राइवर्स वगैरह हो गए, फेरी वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, ये सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अ शिफ्ट हैज टेकन बिटवीन सेक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्री। देखो 3 सेक्टर होते हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। स्टार्टिंग में आज से बहुत टाइम पहले, यानी आज से 150-200 साल पहले, जो प्राइमरी सेक्टर था वही पूरा का पूरा जो था कह सकते हो कि वही मेन था आपका। उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो इंडस्ट्रीज वगैरह उतना चलती नहीं थी। मतलब जो भी काम होते वो नेचर से रिलेटेड यानी प्राइमरी सेक्टर वाले ही होते थे, मेनली खेती वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर से हटकर छोटे मोटे काम स्टार्ट किया उन्होंने। इस तरीके से करते करते क्या होगा, आपका इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, और फिर जो शिफ्ट है वो प्राइमरी सेक्टर से कहां पर आ गया, आपका सेकेंडरी सेक्टर में, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह में। लेकिन लास्ट आपका 100 साल में क्या हुआ कि प्राइमरी सेकेंडरी से भी हटकर सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया। मतलब यह है कि लोग, मतलब जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हुआ, उसकी वजह से सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लगी, और उस सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लगी तो फिर टर्सरी सेक्टर जो है वो अपने आप ग्रो होने लगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा आपका शिफ्ट आया। आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वो सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहां पे कराए। बाकी क्वेश्चन जो है आपका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें डाल दिए जाएंगे, आप वहां से बाकी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।